क्या साधुओं पर हमला सोची समझी साजिश थी? लॉकडाउन में इतनी बड़ी भीड़ कैसे आई? लोगों ने साधुओं को क्यों मारा? पुलिस ने भीड़ से साधुओं को क्यों नहीं बचाया? पुलिस देखती रही और भीड़ मारती रही। साधुओं पर हमले से गुस्से में है संत समाज। ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूदगी ने मामले को और गंभीर बता दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे वहां पर संतों को घेर कर हमला करके मारा गया। पुलिस ने कैसे भीड़ के हाथों उनको सौंप दिया। कुछ ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें भी हमको देखने को मिला है। ये नजर डालते हैं उन तस्वीरों पर। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला हुआ। ये सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज की तस्वीरें हैं। उद्धव सरकार ने जांच की बात तो कही है, लेकिन जांच कैसे और किस प्रकार से होगी ये अभी तक घोषणा नहीं की है। आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर 70 वर्षीय कल्पवृक्ष गिरी महाराज को पुलिस भीड़ के हवाले कर देती है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार सीक्वेंस से वो तस्वीरें शुरू से चलाई जाए, जब से उनको वन विभाग के गेस्ट हाउस से निकाला जाता है। देखिए सर में चोट लगी है। वन विभाग के गेस्ट हाउस में गांव वालों से बचाने के लिए उनको रखा गया था। पुलिस उनको लेकर बाहर निकलती है और फिर भीड़ के हवाले कर देती है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जब भीड़ इतनी उग्र थी, 300 से 400 लोग जमा हो चुके थे, पुलिस वाले 4 से 5 थे, तो उनको गेस्ट हाउस से या वन विभाग के उस छोटे से कमरे से, चेकपोस्ट से निकालने की क्या जरूरत थी, जब तक पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं पहुंचता। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर सीमा मलिक। संबित पात्रा जी बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, साथ ही साथ डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की स्पोक्स पर्सन है, और गौहर रजा साहब जाने माने साइंटिस्ट और एक एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर मलिक, यहां पर सवाल आ रहा है कि वहां पर भीड़ के अंदर, गांव की उस आदिवासियों की भीड़ के अंदर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सीपीएम के कार्यकर्ता थे, एनसीपी के कार्यकर्ता थे। क्या सच्चाई है इस बारे में? देखिए चौरसिया जी, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आज इस स्टेज पर जो भी हुआ बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम भी संतों का उतना ही आदर करते हैं जितना कि कोई भी करता है, और जो कुछ भी हुआ हमें बहुत दुख है उसके ऊपर। पर देखिए, इसके ऊपर राजनीति करना या इसका ध्रुवीकरण करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई राजनीति नहीं कर रहा, कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा मैम। फैक्ट्स रखे जा रहे हैं सामने। जी जी नहीं, देखिए, अगर जो भी फैक्ट्स हैं, अगर आप एक एजेंसी है जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरा इस बात पे कोई टिप्पणी करना मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। जो हमारा जो भी जिन लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन उसका किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सामने आएंगी। पर किसी भी पार्टी का इस तरह से उसमें नाम लगा देना, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, वहां पर आरोप लगा है कि सीपीएम और एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर। मैं सीमा जी आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, बताइए क्या वस्तुस्थिति है? आरोप लगाना, देखिए ये सब बातें ये बातें मैंने भी सुनी है, और मैं तो वहाँ देखिए इन चीजों को इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। पर मैडम, इन्वेस्टिगेट तो वो एजेंसी कर रही है ना जो खुद एक्यूज्ड है। ये चीज थी या कोई ये जी इन्वेस्टिगेट तो वही पुलिस कर रही है ना जो एक्यूज्ड है इस मामले में, जिसने उनको भीड़ के हवाले कर दिया। सीआईडी से अभी इन्वेस्टिगेशन उनके किए जा रहे हैं। जो लोग वहाँ पे पुलिस के लोग थे उनको सबको सस्पेंड किया गया है। सबको नहीं किया गया, 2 लोगों को किया गया। मेरे ख्याल से सीआईडी क्राइम कर रही है, तो ऐसा जी 2 लोगों को किया गया है और इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, और हम लोग को भी उतना ही दुख है इस घटना का। और इसमें मैं ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम भी उतना ही आदर करते हैं साधु संतों का जितना आप करते हैं। और जितना लिंचिंग किसी के साथ भी हो, चाहे वो किसी साधु संत के साथ हो या किसी के साथ भी हो, हम डॉक्टर्स हैं, संबित पात्रा जी भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर्स के साथ भी इस तरह की लिंचिंग कई बार पहले भी होती आई हैं। और हमेशा ही हम लोगों ने कहा है कि लिंचिंग के लिए कोई कड़ा कानून होना चाहिए, जो कि मतलब दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमें भी इस घटना का इतना दुख है, पर किसी का भी नाम लगा देना कि वो कार्यकर्ता वहाँ था या नहीं था, ये सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और मुझे नहीं लगता कि इसका राजनीतिकरण करना चाहिए। मैंने भी सुना है कि कुछ लोगों ने नाम लिए हैं, कुछ लोगों ने बीजेपी की कोई सरपंच है उनका नाम भी लिया है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। पर ये चीज़ें जो दिस इज द मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दिस वी आर नो अथॉरिटी टू टेल दिस कि हाँ वहाँ पर कौन था और वहाँ क्या हुआ। जस्ट
टू सी फ्यू वीडियोस। गौहर जी, वीडियोस देख के हमें कोई जजमेंट देना कोई ठीक बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक बात है। ठीक है गौहर जी। जी संबित जी, मैं आपके पास एक बार आऊं, लेकिन आज की डिबेट को हम ओपन करें, इसीलिए सबसे पहला सवाल गौहर रजा जी के सामने रखूंगा मैं। गौहर रजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने भी राइट थिंकिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप जैसे लोग, चाहे योगेंद्र भाई हो गए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, किसी ने भी इस मॉब लिंचिंग का विरोध नहीं किया। वैसे मॉब लिंचिंग इस देश में 2015 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मॉब लिंचिंग का विरोध क्यों नहीं, जिसमें 2 साधु समेत एक ड्राइवर मारा गया, निर्दोष तीनों? गौहर जी, मेरी आवाज आ रही है? गौहर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? संबित पात्रा जी, सीमा जी ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मैं चाह रहा था कि डिबेट गौहर रजा जी से खोलूं, उनका फोन कट गया है। क्या आरोप और प्रत्यारोप लगने चाहिए, और क्या एक विशिष्ट वर्ग की खामोशी इस विषय पर चिंता में नहीं डालती है, खासतौर पर अवार्ड वापसी गैंग? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि एक प्रासंगिक विषय पर आप आज डिबेट कर रहे हैं। सच्चाई जो है उसको छुपाना नहीं चाहिए, देश के सामने वो सच्चाई आनी चाहिए। आप सोचिए, अगर इसी प्रकार से किसी और राज्य में, कोई बीजेपी शासित राज्य में, अगर 2 साधुओं का या किसी और का लिंचिंग हो जाता और इस प्रकार की निर्मम हत्या होती, तो क्या प्रश्न नहीं उठते? तो क्या ये जो अवार्ड वापसी वाले हैं वो अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट इत्यादि में मोदी जी के विरोध में, होम मिनिस्ट्री के विरोध में आर्टिकल और आलेख नहीं छापते? सब करते। देखिए, यहाँ पर कोई कम्युनलाइज भी नहीं कर रहा है, कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, इतने बड़े लॉकडाउन में, जहां पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है और महाराष्ट्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, महाराष्ट्र को ज्यादा लॉकडाउन में रहना चाहिए, 300 लोग सड़क पर कैसे उतर के आ गए? साधु सन्यासी गेरुआ भगवा वस्त्र पहन के अपने ड्राइवर के साथ, और मैं सन्यासी जी का नाम भी लूं, सुशील गिरी महाराज जी जो कि 35 वर्ष के थे, और कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी जो कि 70 वर्ष के वयोवृद्ध सन्यासी थे, जूना अखाड़ा के, दोनों अपने गुरु के निधन पर जा रहे थे। जब उनको मारा गया तो पुलिस भी वहां आई। पुलिस कोई 1-2 पुलिसकर्मी नहीं थी। जो तीसरा वीडियो सामने आया है उसमें कई दर्जन पुलिसकर्मी दिखते हैं। इतने पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी उनके मौजूदगी में मार दिया जाता है। देखिए, जिस प्रकार के विभत्स वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस से बचने की कोशिश, गुहार करते हुए साधु दिखते हैं कि हमें बचा लो। कभी वो पुलिस को पकड़ते हैं, पुलिस धकेल देती है उनको हैवानियों के बीच में। आप बताइए, ये पुलिस का कैसा चरित्र है? कानून ही रक्षक के बदले अगर भक्षक बन जाए तो क्या सवाल पूछना उचित नहीं? तीसरा, जहां तक एनसीपी के कार्यकर्ताओं का, देखिए मैं आपको बता दूं, कल जयंत पाटिल जी ने मेरे ट्वीट पर ट्वीट किया, और जयंत पाटिल इनके अध्यक्ष है, पूछे डॉक्टर सीमा से, मंत्री भी हैं और इनके अध्यक्ष हैं। इनके अध्यक्ष माने कि काशीनाथ चौधरी जो कि एनसीपी का कार्यकर्ता था वो वहां मौजूद था। मैंने वीडियो भी ट्वीट किया था, और जयंत जी का कहना था पुलिस के बुलाने पर काशीनाथ चौधरी गए, जो कि पंचायत के सदस्य हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं। मेरा सवाल जयंत जी से सिर्फ इतना है, सीमा जी आप उत्तर दे सके तो, जयंत चौधरी 11 किलोमीटर दूर रहते हैं, पुलिस के बुलाने पर पुलिस संदेश भेजी होगी, फिर वो आए होंगे। 11 किलोमीटर दूर से जयंत चौधरी आ सकते थे, मगर 11 किलोमीटर दूर से पुलिस का रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकता था। ये किसकी कवर अप की कोशिश की जा रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र गढ़ है कम्युनिस्टों का, मार्क्सवादियों का? वहां विनोद जी एमएलए हैं और कम्युनिस्ट एमएलए हैं। वहां पर किसी प्रकार से कम्युनिस्ट नेक्सस है, और कभी भी आदिवासी गुरुओं के ऊपर हत्या नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। यह आक्रमण कम्युनिस्ट गुंड्स का है, ये उन्हीं गुंडों का है, अर्बन नक्सलियों का है। और तभी ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो अर्बन नक्सली है, जो गौतम नौलखा से लेकर तमाम नक्सलियों का समर्थन करते हैं, वो सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। मगर दीपक जी, हम भी प्रतिज्ञा करके कहते हैं, ये साधुओं को साजिश के अंतर्गत मारा गया है। हम भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जिन लोगों ने हत्या की है उनको सजा न मिल जाए। सीमा जी, जवाब आपसे 2 टूक चाहिए। संबित ने उन तस्वीरों को ट्वीट किया है जिसमें एनसीपी के पंचायत के सदस्य वहां मौजूद थे, पुलिस उनको बुलाती है, वो क्या करते हैं? अगर पुलिस 11 किलोमीटर दूर से एनसीपी के एक पदाधिकारी को बुला सकती है तो और फोर्स क्यों नहीं मंगा सकती? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, वहां पर देखिए, मैं जवाब आपको दे रही हूँ। पुलिस की जो कमियां रही हैं उसके लिए हम कभी भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए पूरी महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र पुलिस को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। सीमा जी,
शब्दों को है ना? ट्विस्ट मत करिए। बात सिर्फ पालघर पुलिस की हो रही है, बात सिर्फ पालघर पुलिस की हो रही है। मैं ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ट्विस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ देखिए जी, पालघर पुलिस के लिए तो एक्शन लिया ही जा रहा है। कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि जो हुआ ये बहुत अच्छी बात हुई है, और सभी लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, हम भी उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रही थी कि देखिए, अब खुद ही वो कह रहे हैं कि उनको जयंत पाटिल जी ने जवाब दिया है इस बात का कि वो वहां पर क्यों गए। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये सब चीजें इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कोई अगर वहां पर था, वो घटना के बाद गया या घटना के पहले गया। सिर्फ एक वीडियो को देखकर हम लोग एटलीस्ट, हम लोग, मुझे लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन, हम लोग को इन चीजों पे जजमेंट नहीं ले लेना चाहिए। जजमेंट की बात नहीं, सवाल उठाया संबित ने, सीमा जी उन्होंने सवाल उठाया है, लगाना कोई ठीक बात नहीं और सवाल उठा सकते हैं। सवाल उठाया है तो ये चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और इनको जवाब दिया हुआ है। उनको एक हमारे बड़े लीडर ने उनको जवाब दिया हुआ है, तो मेरा उसमें कुछ कहने का नहीं होता। संबित जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप क्या सीमा जी के तर्कों से सहमत है कि आप अननेसेसरी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? वो यही इशारा कर रही हैं आपकी तरफ कि आपको ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए। देखिए सीमा जी एक अच्छी महिला हैं और मेरी बहन जैसी हैं। एक्चुअली कोई नहीं, सीमा जी कोई बात नहीं, मैं तो आपके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप एक अच्छी महिला है, डॉक्टर भी है, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। देखिए सीमा जी एक आज एक फिक्स में फंस गई है, कहीं ना कहीं वो ऐसी परिस्थिति में है जो वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। उनके बड़े बड़े नेता भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आज शरद पवार ने बोला है, चंद मिनटों पहले शरद पवार जी ने आज बयान दिया है, 16 तारीख की घटना, 16 तारीख से पूरी चुप्पी, हर कोई बैठा हुआ था कि चलो ये तो न्यूज बनेगा नहीं। एक बड़े अखबार ने यह छापा कि 2 thieves were killed because they were caught, मतलब दो चोर पकड़े गए थे, उनको लोगों ने मार दिया वहां लिंचिंग करके। मतलब ये आया गया हो गया था, इन सब ने आंख बंद करके बैठ गए थे कि कुछ नहीं होने वाला है। ये तो शुक्र है हम सब ने विषय को उठाया, तो साधुओं के साथ जो निर्मम बर्ताव किया गया वो विषय आज उठ के आया है और आज ये लोग एक तरह से एक फिक्स में आ गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं, कोई महाराष्ट्र की पुलिस और देश की पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है, क्योंकि पुलिस आज जाबाजी से काम कर रही है कोरोना के विरोध में। मगर जिन पुलिसकर्मी, वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो किसके कहने पर काम कर रहे थे? क्या वो कम्युनिस्ट गढ़ नहीं है? कम्युनिस्ट गढ़ है तो वहां पर किस प्रकार से आपके नेता को 11 किलोमीटर से बुलाया जाता है, पुलिस रीइंफोर्समेंट नहीं बुलाया जाता है। आप अभी कह रहे थे कि बहुत स्ट्रिंजेंट लिंचिंग लॉज होना चाहिए। मैं पूछता हूं कानून क्या होता है? वर्दी में तो कानून वहीं खड़ी थी, कानून के सबसे बड़े रक्षक वहां खड़े थे। अगर कानून के मौजूदगी में इस प्रकार से डंडे, लाठी, पत्थर मार के साधुओं की हत्या कर दी जाए तो कानून करेगा क्या? आप मुझे ये बताइए। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, सोचिए अगर यही, दीपक जी आप जरा सोच के देखिए, यही घटना, यही दुर्भाग्यपूर्ण, सीमा जी एक मिनट कंप्लीट कर लूं, यही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो गई होती, खुदा न खास्ता उत्तर प्रदेश में हो गई होती, अभी तक आपको पता है क्या हो गया होता? ये सारे लोग, ये सारे जितने कविता कृष्णन और ये जो लुटियंस गैंग, ये खान मार्केट गैंग है, ये सारी गैंग पहुंच गई होती दुनिया के अलग अलग जगह पे। हाय तौबा मचा के रुदाली बन के, हिंदुस्तान सबसे खराब देश है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जिनोसाइड हो रहा है। हम तो कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं बता रहे, कोई इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। किंतु महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई हुई है? एनसीपी गलती करे, सीपीआईएम गलती करे और उस गलती पे अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली शिवसेना उस पर चादर ढांकने का काम करे और हम सवाल भी ना पूछे, ये कैसे होगा? ठीक है गौहर जी, मैं डिबेट आपसे ही शुरू करना चाहता था। यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सीमा जी एक मिनट प्लीज, गौहर जी को जोड़ना है। गौहर जी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जाने माने साइंटिस्ट हैं और जाने माने एक्टिविस्ट हैं। गौहर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जैसे वरिष्ठ लोग जो हर विषय पे बोलते हैं, समाज पर खुलकर टिप्पणी करते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग, योगेंद्र यादव जी जैसे लोग, प्रशांत भूषण जी जैसे लोग, वो इस मसले पर खामोश क्यों हैं? अभी तक इन तमाम लोगों का एक ट्वीट, एक प्रतिक्रिया, एक अफसोस जताने वाला मैसेज आज तक कोई सामने नहीं आया, ऐसा क्यों? अगर ये अखलाक के साथ होता तो जरूर आता। देखिए ये तो बड़ी साफ बात है कि आप चिल्ला चिल्ला के ये कहते रहेंगे कि सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, सामने नहीं आया। ये भी कहते रहेंगे कि नाम ले ले के लोगों का, मेरे जैसे और मेरे दोस्तों का, कि वो क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं। हम ही सबसे पहले लोग होते हैं जो ऐसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। देश के अंदर जो लिंचिंग का माहौल बनाया गया पिछले 4-5 सालों के अंदर, जिसमें नेता खड़े होकर के उन लोगों को हार पिना रहे थे जिन लोगों ने लिंचिंग की, वो कौन सी पार्टी के थे, किस दल के थे, किस तरह की बातें कर रहे थे, ये हम सबके सामने है। और उसका आज नतीजा ये है कि कोई भी उठता है, वो र्यूमर फैलाता है
और लोग जमा हो जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कोई एक्शन नहीं होगा, अगर मॉब की तरह से वो लिंचिंग करेंगे। इस देश में जो हाल किया है इस बीच में, वो हर सोसाइटी अपने लॉ बना रही है, अपने रूल्स रेगुलेशन बना रही है। यहाँ मुसलमानों को जगह नहीं देनी है, प्रॉपर्टी नहीं देनी है, वहां पर सिखों को नहीं देनी है, उस जगह के ऊपर जैन को हम नहीं घुसने देंगे। अभी एक वो आया, एडवर्टाइजमेंट आया है, हॉस्पिटल ये कह रहा है कि जैन ऐसे होते हैं, बनिए ऐसे होते हैं, मुसलमानों को हम अंदर नहीं। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये सामने आ रहा है उन लोगों का किया धरा जिन्होंने 2002 में जो कार्नेज हुआ वहां लोगों को बचाया, वहां के आरोपियों को बचाया। आज वही चीज सारे देश में होती हुई दिखाई दे सर रही है। 2002 बहुत लिंचिंग पीछे का छूट कल्चर गया। बनाते 2020 की बात करें ना, लिंचिंग की बात करें, हम कल जो 16 तारीख को जो पालघर में हुआ उसकी बात करें गौर साहब। मैं सारी लिंचिंग की बात कर रहा हूं। किसी की हत्या की जाए मार मार के, निर्ममता से कहीं भी की जाए देश के किसी भी कोने में, ये हमारे देश की पूरी सभ्यता के ऊपर एक बड़ा कलंक लगता है। ये भी एक कलंक है जो कल लगा है या परसों लगा है। ये कलंक हैं जो देश में लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए माहौल जो तैयार किया गया है वो कोई एक दिन की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया गौहर जी। लगाते रहे कि भाई आप, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। आप लोग खामोश हैं इस पर क्यों? नहीं होते। आपका मीडिया जो है वो पूरा का पूरा रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, आप खुद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं तो आपके ऊपर चार्ज लगा रहा हूं कि आपकी चैनल इन्वॉल्व रही है घृणा फैलाने में। किस चीज में इन्वॉल्व रही बताइए ना गौहर जी, बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं। किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं ये भी बता दीजिए। आधार सबके सामने है, मुझे गिनवाने की इस वक्त जरूरत नहीं है कि क्या क्या किया गया है आपकी चैनल और बाकी चैनल्स ने। ठीक है, देश के अंदर जो नफरत का माहौल फैलाया है, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। जो बिल्कुल निर्दोष हैं उनको भीड़ मार मार के, अगर दोषी भी हों तब भी भीड़ को यह हक नहीं होता है कि वो मार मार के खत्म करे। बिल्कुल हक नहीं होता, मैं आपसे एग्री करता हूं। माहौल पूरे देश में बनाया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ठीक है, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए कितना दर्दनाक है, यहाँ पर इनको ये निंदा नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, इसलिए साधुओं के साथ जो हुआ वो तो माहौल बना हुआ है, वो तो बीजेपी ने, आरएसएस ने और हम लोगों ने ये माहौल बनाया है, इस कारण से साधुओं की हत्या हो गई। साधुओं की हत्या की जस्टिफिकेशन करने की भी कोशिश माहौल के ऊपर मर देकर ये जो लोग करते हैं ना, उनके दिल में किसी प्रकार की संवेदना नहीं होती है। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि सर मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, प्लीज देखिए आप बड़े भी हैं मेरे से, आपको नहीं आप अपने सर एक एक करके बोले सम्मान के साथ। आप बड़े भी हैं, आपको छोटों से सीखना चाहिए कि दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। कम से कम डिबेट का माहौल तो ठीक है सर, एक एक करके बोल रहे हैं। हम स्काइप से जुड़े हुए हैं इसलिए ऑडियो में भी काफी दिक्कत जाती है, अगर एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता। फिर मैं गौहर जी के पास जाऊंगा। देखिए कल से ये जो तथाकथित लिबरल हैं, ये जो अर्बन नक्सल को समर्थन करते हैं, ये लोग एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि माहौल देश का बड़ा खराब है इसलिए ये सब हो रहा है और ये तो क्या कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की सरकार क्या करती, बेचारी महाराष्ट्र की सरकार, माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, 2002 से ही बिगड़ा हुआ है माहौल। तो मतलब आप सोचिए किस प्रकार की जघन्यता है, माहौल के ऊपर सब कुछ छोड़ करके महाराष्ट्र की सरकार को बचाने की और साधुओं के ऊपर दोष डाल देने की ये जो कवायद है ये कितनी निंदनीय है। नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या था, ये तो र्यूमर था। आप याद करिए कल अनिल जी ने, जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका बयान कितना निंदनीय था। वो कह रहे हैं कि ये कुछ देखिए गलतफहमी हो गई, ये र्यूमर आ गया, र्यूमर के कारण मार दिया। र्यूमर आ गया, र्यूमर को बचाना किसका काम था? 15 दिन पहले वहीं पर 300 लोगों ने कुछ और लोगों को घेरा था। अगर एक जगह पे र्यूमर फैल रहा है तो उसको रोकने का काम किसका है? इसका है, प्रशासन का है। महाराष्ट्र की प्रशासन सोई क्यों हुई है? र्यूमर को क्वेंच क्यों नहीं कर पाई? र्यूमर्स को रोक क्यों नहीं पाई? नंबर 2। नंबर 3, देखिए इन्होंने अभी एक झूठ बताया, जो सज्जन आपके साथ बैठे हुए, इन्होंने कहा जैनियों को हम प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को घर किराए पे नहीं मिलता है, हॉस्पिटल्स में मुसलमानों को, हिंदुओं को, जैनियों को अलग अलग करके। देखिए इनका एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को तोड़ना, बांटना, कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का माहौल बनाना जो कि डिविजिव हो, डिवाइड और रूल। इनके परदादाओं से इन्होंने सीखा हुआ है, ये हर जगह डिवाइड एंड रूल करेंगे। और बताइए देश में मुसलमानों को कौन रेंट नहीं दे रहा है, कौन सी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदने नहीं दे रहे हैं? ये जब भी रोएंगे
आपके पास, मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, इनके पास केवल एक कार्ड है, वो है विक्टिम कार्ड। हर जगह ये विक्टिम कार्ड। कोरोना वाले जांच करने जाएंगे तो थूकेंगे और हम पूछेंगे थूका क्यों? अरे हमें विक्टिम कार्ड, हमारे पास विक्टिम कार्ड है। नर्सों के सामने अश्लील नृत्य करेंगे, हम पूछेंगे क्यों नृत्य किया, अश्लील नृत्य, हमारे पास विक्टिम कार्ड है। डॉक्टरों को पीटेंगे, हम पूछेंगे डॉक्टरों को क्यों पीटा, हमारे पास विक्टिम कार्ड है। हर चीज में विक्टिम कार्ड निकालना। मगर शुक्र है हिंदुस्तान इन जैसे ये 4-5 फॉलोअर वालों को फॉलो नहीं करती है। हिंदुस्तान एक मैच्योर्ड कंट्री है। ठीक है, मैं तुमाने जी के पास जाऊंगा। तुमाने जी, बड़ा सीधा सवाल। 15 दिन पहले भी र्यूमर उड़ी थी, र्यूमर को लेकर उद्धव सरकार खामोश क्यों रही? और कितना बदल गए उद्धव ठाकरे। 2015 में जब दीमापुर में लिंचिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था 1 महीने के भीतर लिंचिंग करने वालों को केस चलाकर फांसी कर सजा दो। साधुओं के मामले में वो 4 दिन खामोश क्यों रहते हैं? तुमाने जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के फोन के बाद उद्धव जी क्यों जागते हैं? 4 दिन मामले को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? दीपक जी, बात ऐसी है कि इस ढंग से वहां पर गांव में जो हमारे 2 संतों की, साधु संतों की हत्या हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें उसका बहुत खेद है कि किस तरह से संत समाज तो हमारा है, हम उसका आदर करते हैं। और शिवसेना पार्टी तो हिंदुत्ववादी पार्टी आप जानते हैं, और संतों का सबका आदर करना ये हमारा काम। लेकिन बात ऐसी है कि ये बात अभी सही है कि 15 दिन पहले की एक डॉक्टर के साथ में मामला ये हुआ था कि उसके पहले 9 बच्चों को वहां से अगवा किया गया। तो रात के समय में ये बच्चे अगवा किए जाते, 15 दिन पहले एक डॉक्टर के मामले में वो भी उसको जाके उसको निकाल लिया गया था। इस समय में वहाँ शायद ज्यादा लोग हो गए हैं। संत आज के जो दादरा नगर हवेली की पाटर पर गए, गुजरात की पाटर पर गए, वहाँ के पुलिस ने, गुजरात सरकार के पुलिस ने इनको वापस उसके रात में लौटा दिया। उनको अगर बोलते कि रात पर आप रुकिए, हम सुबह आगे सरकार से हम बात करेंगे। वैसे महाराष्ट्र सरकार किसके फ्यूनरल में जाने के लिए परमिशन दे रहे, ये कम्युनिकेशन दिया पुलिस स्टेशन में। तो अरे सर, मुंबई से कैसे निकल गए? आप उन पे दोष मढ़ रहे हैं, ये तो बताइए। मुंबई से कैसे निकले? आप उन पे दोष मढ़ रहे हैं, ये तो बताइए। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अफवाह उड़ी हुई थी तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? लॉकडाउन के दौरान निषेध क्यों नहीं किया? मुझे जवाब दीजिए। 2-4 दिन बाद उद्धव सरकार क्यों जागती है? इन बातों का क्या जवाब है तुमाने साहब? सबसे पहले कार्रवाई वहां पर हमारे सरकार ने किया, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया। हमारा देश संविधान से चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसके द्वारा हमारा देश चलता है। और उस तरह से सारे पुलिस, आपको भी मालूम है, आज रास्ते पे काम कर रहे हैं। ये लॉकडाउन को सक्सेस करके लोगों को कोरोना मुक्त करने का काम हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ का प्रशासन कर रहा है। और आज भी हम बताते हैं कि 4 लोगों को PCR हुआ है 30 तारीख तक उनका, और 101 लोगों पे हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। और वहां पर वो 110 लोग थे, उसमें 9 नाबालिग थे, उनको वहां पर बाल गृह में उनको भेज दिया गया है। इसकी जांच डीजी, डायरेक्टर जनरल CID खुद कर रहे हैं। ऐसे किसी IG वाईजी को काम से नहीं लगाया है। डीजी लेवल का खुद DG CID लगाया गया है। और संबित जी बड़े नेता है, ये कल से प्रशासन के ऊपर क्यों उठा रहे हैं? मैं एक थोड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बात करते हैं। कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक किसान अपने खेत में जाके गैया को चारा खिला के वापस लौट रहा था अपने घर पे, तो उसको पुलिसों ने वहां पे मार डाला। ये कहाँ की बात है सर? मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं वहां से। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ अभी। मैं संबित जी के पास जाऊंगा, तुमाने जी के पास जाऊंगा, सीमा जी के पास जाऊंगा, गौहर साहब के पास जाऊंगा इस ब्रेक के बाद, क्योंकि सवाल बड़े हैं इस डिबेट में। कहाँ है सेक्युलर गैंग? ब्रेक के बाद